क्या आप बता सकते हैं कि अगर एक खिड़की से सूरज की रोशनी गुजर रही है और हम उस खिड़की के एरिया को बड़ा कर दें तो क्या ज्यादा रोशनी गुजरेगी? बिल्कुल इसी तरह आज हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और इस ये कौन से फैक्टर पे अमल करता है और एमडीकेट में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे सवाल आते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। कंसेप्चुअल फिजिक्स बाय फारूक कुंडी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहा जाता है और मैं केमिस्ट्री वाले चैनल से एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूं। और हम सेकेंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू किए हुए हैं जिसमें एक इंतहाई ही अहम टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटेल से पढ़ेंगे। एमडीकेट के लिहाज से, ईकेट के लिहाज से या किसी भी एग्जाम के लिहाज से हम इसको डिस्कस करेंगे और इंतहाई ही अहम पॉइंट्स मैं बताऊंगा, इसलिए लेक्चर को मिस नहीं करना और हर एक पॉइंट को नोट करना है। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जिसमें है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन की तरफ बढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ये जो लफ्ज फ्लक्स है, इस फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, फ्लो ऑफ एनीथिंग, फ्लो ऑफ एनीथिंग, लेकिन फ्रॉम अ सर्टन एरिया, सर्टन एरिया। वो कहता है कि ये जो लफ्ज फ्लक्स है इसका असल में मकसद होता है कि किसी भी चीज का बहाव, कोई भी चीज अगर बह रही है किसी खास एरिया में से तो इसको क्या कहा जाता है? फ्लक्स। यानी अगर एक पाइप के अंदर पानी बह रहा है, उस पाइप के एरिया से अगर हम पानी के बहाव को चेक करें तो फिजिक्स कहती है कि यहाँ पे वाटर का फ्लक्स। और बिल्कुल इसी तरह अगर किसी भी खिड़की के अंदर लाइट आ रही है तो हम कहते हैं यहाँ से लाइट का फ्लक्स है। और अगर एयर आ रहा है, एयर आ रही है तो हम कहते हैं यहाँ पे एयर का फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स असल में पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, passing of electric field lines through a certain area is called electric flux। तो याद रखे बच्चे कि जब भी आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, तो वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब भी किसी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या हो रही हूँ आपके पास पास हो रही हूँ तो हम कहते हैं यहां से क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें नहीं गुजर रही, या हम दूसरे अल्फाज में अगर फ्लक्स को देखें तो इस फ्लक्स का दूसरा मतलब मैं आपको एक और आसान अल्फाज में बता रहा हूं और वो क्या है? आपके पास इफेक्ट। यानी किसी एरिया में से अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस का इफेक्ट आपको मिल रहा है तो इसको भी हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो एक डिफिनेशन तो ये हो गई कि पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी डिफिनेशन जो इंतहाई अहम है और वो है डॉट प्रोडक्ट। किस चीज का डॉट प्रोडक्ट है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का और वेक्टर एरिया ए का इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दो डिफिनेशन मैंने आपको बता दी। पहली डिफिनेशन ये है कि ऐसा एरिया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या हो रही हूं? पास हो रही हूं, तो हम कहते हैं कि यहां से क्या है? आपके पास इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है। या दूसरी डिफिनेशन के डॉट प्रोडक्ट है, क्या है आपके पास? डॉट प्रोडक्ट। किस चीज का डॉट प्रोडक्ट है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का और वेक्टर एरिया का, इस चीज को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपने फर्स्ट ईयर में दो प्रोडक्ट पढ़े, एक है आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट और एक है आपके पास स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और वो कहते हैं कि जब आप डॉट प्रोडक्ट ले लो किस चीज का? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का किसी वेक्टर एरिया के साथ, तो ये बन जाता है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और याद रखिए बच्चे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल है इसको क्या कहा जाता है? आपके पास फाई कहा जाता है और ये बराबर है ई डॉट ए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो डॉट प्रोडक्ट पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कास थीटा। अब ये थीटा क्या है? ई तो क्या है आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। ए क्या है आपके पास? वो मखसूस एरिया है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? आपके पास पास हो रही। और ये जो थीटा है ये वो एंगल है, ये वो एंगल है जो किसके दरमियान है? आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई यानी लाइंस इंटेंसिटी
और साथ में किसके दरमियान है, आपके पास एरिया ए के दरमियान है। तो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बल्कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन कौन से फैक्टर पे इन्हिसार कर रहा है और इसमें थीटा का सबसे बड़ा रोल क्या है। लेकिन उससे पहले वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नेचर क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो नेचर है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो नेचर हो सकते हैं। एक आपके पास स्केलर हो सकता है वो क्वांटिटी, और या वो क्वांटिटी आपके पास वेक्टर हो सकती है। इस चीज को कहा जाता है नेचर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो नेचर है वो क्या है, आपके पास स्केलर है। क्यों स्केलर है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें दो वेक्टर तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन रिजल्टेंट हमें हमेशा कौन सी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर। और आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई है ये भी डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए ये कौन से नेचर है, आपके पास एक स्केलर नेचर है। इसका यूनिट क्या है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम मेजर करते हैं, और आपको पता है कि मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड का होना जरूरी है। तो उस स्टैंडर्ड को फिजिक्स क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है, एक बात याद रखें बच्चे कि जब भी आप किसी क्वांटिटी के यूनिट निकालने की कोशिश करें तो इसको कभी भी याद रखने की कोशिश ना करें, रटा लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमेशा इक्वेशन से ही आप उसके यूनिट को निकालने की कोशिश करें। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो इक्वेशन है वो ई और ए है। तो अगर हम यूनिट निकालें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो न्यूटन है पर आपके पास कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो फार्मूला है वो है एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो एफ की यूनिट क्या आ जाएंगे, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या आ जाएंगे आपके पास, कूलम। जरब क्या है आपके पास, मीटर का स्क्वायर, क्योंकि आपके पास एरिया। एक यूनिट ये आ गए। दूसरे यूनिट सीख रहे हैं, वो कहते हैं कि क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि न्यूटन इनटू मीटर, क्योंकि ये मीटर का जो स्क्वायर है इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपके पास, कूलम। तो ये न्यूटन मीटर बटा कूलम जो है ये किसके बराबर है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जूल के बराबर है। न्यूटन मीटर किसके बराबर है, जूल के बराबर है। डिवाइडेड बाई क्या है आपके पास, कूलम, इनटू क्या आ जाएगा, मीटर। ये दूसरे यूनिट आ गए। पहले यूनिट क्या आ गए आपके पास, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर का स्क्वायर। दूसरे यूनिट क्या आ गए आपके पास, जूल पर कूलम इनटू मीटर। ये दूसरे यूनिट आ गए। तीसरे यूनिट इससे बनाते हैं, और वो ये है कि जूल पर कूलम, आपने 10th में पढ़ा है एक चीज, वोल्ट बराबर है W बटा हुआ क्यू नॉट। तो W की यूनिट क्या है आपके पास, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या है आपके पास, कूलम। तो जूल पर कूलम किसके बराबर हो जाएगा, जूल पर कूलम बराबर हो जाते हैं आपके पास वोल्ट के, और आपके पास मीटर क्या हो जाएगा आपके पास ये। तो याद रखे बच्चे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कितने यूनिट आपको बता दिए, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, साथ में आपके पास जूल पर कूलम इंटू मीटर, और तीसरा क्या है आपके पास वोल्ट इंटू मीटर। तो ये तीन यूनिट जो हैं ये इंतहाई ही अहम है और आपने याद रखने हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी एमसीक्यूज आता रहता है। तो ये हिस्सा जो है ये आपके पास एमसीक्यूज के लिहाज से इंतहाई अहम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ते हैं, जिनमें अक्सर एमसीक्यूज भी आते रहते हैं और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, और वो बात यह है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है, अफेक्ट करता है, डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ अगर आपको याद हो मेरा पिछला लेक्चर, तो हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को काफी डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो वो कहता है इक्वेशन के मुताबिक कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास क्या होंगे, पास होंगे, तो वहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, आपके पास ज्यादा होगा। यानी अगर आपके पास किसी एरिया में से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास हो रही है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि अगर खिड़की थोड़ी सी खुली हुई है, थोड़े से एरिया में से क्या आ रही है आपके पास, लाइनें आ रही, तो थोड़ी लाइनें आती जाएंगी, और अगर लाइनें थोड़ी आ रही हैं तो वहां से फ्लक्स क्या होगा आपके पास,
कम होगा। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रोशनी से तशबीह देते हैं। अगर आपके पास कम रोशनी आ रही है तो हम कहते हैं यहां से लाइट का फ्लक्स कम है। बिल्कुल इसी तरह अगर कम लाइनें आ रही हैं आपके पास तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, कम। और अगर लाइनों की तादाद बढ़ गई है तो हम कह सकते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या है, आपके पास ज्यादा है। तो याद रखिए बच्चों कि पहली बात, पहला फैक्टर जिनके ऊपर आपके पास इफेक्ट कर रहा है किस चीज को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कम हो, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। दूसरा जो फैक्टर है, जो सबसे अहम है और इसको समझना इंतहाई जरूरी है, वो है वेक्टर एरिया। यहां पे सिर्फ एरिया लिखना ठीक नहीं है, बल्कि क्या लिखना जरूरी है, वेक्टर एरिया। याद रखें बच्चे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसी की डायरेक्शन इंतहाई ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर की क्या होती हैं, दो कंडीशंस होती हैं, एक आपके पास मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होता है, आपके पास डायरेक्शन। तो ये वेक्टर एरिया है। वेक्टर एरिया का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एरिया की डायरेक्शन को फाइंड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास ये मेरा हाथ है, इसका जो इसके एरिया की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं इसको यूं रख देता हूं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आपके पास बिल्कुल ऊपर की तरफ हो जाएगी। अगर इस एरिया को मैं यूं कर देता हूं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो याद रखना है कि एरिया जो है, एरिया ये फ्लक्स के साथ क्या है, आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। और वो कहता है कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास एरिया। जितना बड़ा एरिया होगा, मैंने स्टार्ट में कहा कि जितनी ज्यादा हम खिड़की को खोल लेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इससे पास होंगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इससे पास होंगी तो हम कह सकते हैं कि उतना ज्यादा आपके पास क्या होगा, फ्लक्स होगा। और जितनी कम लाइनें इसमें से पास होंगी, एरिया को देखना है, एरिया जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उतना कम होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उतना क्या होगा, आपके पास ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है, बल्कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो है, वो एरिया पे भी डिपेंड करता है और किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वैल्यू को बढ़ाने से फ्लक्स भी बढ़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी इसका मतलब ये है कि उतनी ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, और जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपके पास फ्लक्स होगा। जितना कम एरिया होगा उतना फ्लक्स भी क्या होगा, आपके पास कम ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जिसके ऊपर एमसीक्यूज आते रहते हैं वो आपके पास थीटा है। पहली बात तो ये कि ये थीटा है क्या, या हमें थीटा कौन सा लेना होगा, ये सबसे जरूरी बात है। तो वो ये है कि आपके पास थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल, किसके दरमियान एंगल है, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एरिया ए, इनके दरमियान एंगल। ये सबसे जरूरी बात है कि एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंगल कौन सा लेना है, एंगल लेना है आपने वेक्टर एरिया ए और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के दरमियान लेना है। अब जरा इस डायग्राम को समझते हैं। ये यहां से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, इनके सामने उन्होंने एरिया रख दिया, इसके सामने उन्होंने एरिया रख दिया। अब एरिया यूं पड़ा हुआ है, यूं समझे कि ये एरिया है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आ रही। इस बात को जरा समझने की कोशिश करें, ये इसकी डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक बल्कि एरिया की डायरेक्शन इस सीमत में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें भी इस सीमत में जा रही। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त आपके पास जब आपके पास जीरो का एंगल बन रहा हो, कौन सा एंगल बन रहा हो, यहाँ पे मैं सारी डिटेल लिखवाऊंगा, तो वहां से फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। इसको देखें तो एरिया पहले ऐसे था, अब हमने इसको यूं कर दिया, यानी हमारे पास एरिया जो था ऐसे था, अब इसको यूं कर दिया। अब इसका एरिया की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, और एंगल क्या है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सीमत में जा रही। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि एंगल कितने का बन गया, 90 का बन गया, और जब एंगल 90 का बन जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, आपके पास जीरो होता है। और अगर हम इस एरिया को देखिए, पहले हमने ऐसे रखा हुआ था, एरिया की डायरेक्शन इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें भी इस तरफ, फिर हमने एरिया को यूं कर दिया, तो
तो एरिया की डायरेक्शन इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस तरफ, 90 का एंगल, कोई फ्लक्स नहीं है क्योंकि कोई लाइन इस एरिया में से पास नहीं हो रही। हमने क्या लेना है, एरिया लेना है, जिस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या हो रही है, पास हो रही है। और तीसरे केस में हमने यूं की बजाय यूं कर दिया। अब आपके पास क्या है, इस एरिया की डायरेक्शन इस सीमत में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इस सीमत, तो इस वक्त 180 का एंगल बना है और 180 पे फ्लक्स क्या है, 90 है। अब ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो इंडिकेट के लिहाज से इंतहाई अहम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो वो कहता है कि आपके पास इफ, सबसे जरूरी बात, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा किसके बराबर हो, आपके पास 0 डिग्री के बराबर हो, इसका मतलब जरा देखिए। पहले वो कहते हैं कि जब थीटा 0 के बराबर होगा तो फ्लक्स आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फ्लक्स आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम इफेक्ट गुजरेगा उस एरिया से, जिस एरिया में से आपके पास, जिस एरिया के साथ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 0 डिग्री का। बाज बुक्स इसको यूं लिखते हैं कि जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें पैरेलल हो, किस चीज के पैरेलल हो, एरिया ए की, तो उस वक्त आपके पास जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम होगा। दूसरी चीज, इसको जरा समझो, ये वो एरिया है जिसको मैंने यूं रखा हुआ है। अब यहां से जरा समझने की कोशिश करते हैं। इस एरिया की डायरेक्शन ये ब्लू पेन इंडिकेट कर रहा है। ये ब्लू पेन किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, एरिया की डायरेक्शन। एरिया की डायरेक्शन इस सीमत में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आ रही है जो ग्रीन पेन इंडिकेट करे। अगर हम देखें तो ये ग्रीन पेन और ये जो ब्लू पेन है ये दोनों पैरेलल है और फिजिक्स कहती है इस डायरेक्शन को देखिए, इस ये ग्रीन जो मैंने एरो शो की है ये एरिया की डायरेक्शन है और ये जो रेड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये क्या है आपके पास, पैरेलल। और जब आपके पास पैरेलल हो जाए, एंगल क्या हो जाता है, 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा आपके पास, मैक्सिमम। तो याद रखे बच्चे, फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो आपके पास, एरिया यानी वेक्टर एरिया के क्या हो आपके पास पैरेलल, तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। दूसरा केस, अगर आपके पास इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा क्या हो आपके पास, 90 डिग्री, जिसको बाज बुक्स यूं लिखते हैं कि ई इज परपेंडिकुलर टू ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया, लेकिन कौन सा एरिया, वेक्टर एरिया, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो, तो फिर होगा क्या, फिर होगा ये कि फ्लक्स आपके पास क्या होगा, 0 होगा। फ्लक्स क्या होगा आपके पास, 0 होगा। वो ये केस पड़ा, पहली लाइन इस सीमत में, पहले एरिया इस सीमत में, अब मैंने इसको यूं कर लिया और मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लू पेन है ये किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, एरिया की डायरेक्शन, और ये जो ग्रीन पेन है आपके पास ये किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो कितने का एंगल बन रहा है, 90, और जब आपके पास 90 का एंगल बने तो वहां से उस एरिया से फ्लक्स कितना होता है, 0, तो इस एरिया से फ्लक्स भी कितना है आपके पास, 0 ही है। और थर्ड केस है आपके पास, थर्ड केस ये है आपके पास कि अगर आपके पास इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा कितने के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एंटी पैरेलल है। किसके एंटी पैरेलल है आपके पास, एरिया के एंटी पैरेलल। तो इस वक्त फ्लक्स, एक बार फिर बता रहा हूं कि फ्लक्स इस बार फिर मैक्सिमम होगा। फ्लक्स क्या होगा इस बार, फिर मैक्सिमम होगा। अब अक्सर इसको जरा देखें, पहले इसको समझते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं कि आपने एरिया को, ये पहले इस कंडीशन में था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आपके पास इस सीमत में थी, ये ग्रीन पेन, तो फ्लक्स 0 था। लेकिन वो कहता है कि इस बार हमने एंगल कितने का ले लिया है, 180 का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई और एरिया वेक्टर आपस में कितने हैं एंगल पे, 180 डिग्री पे। अब इस एरिया को हम यूं ले आते, अब इस एरिया की डायरेक्शन इसी सीमत में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सीमत में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन, ये यूं बढ़े। तो अब देखें तो 180 का एंगल, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, तो कितने का एंगल बन रहा है आपके पास, 180 का। और जब 180 का एंगल हो तो फ्लक्स एक बार फिर मैक्सिमम होगा। याद रखें इस बच्चे बात, इस पॉइंट को, कि फ्लक्स 2 बार मैक्सिमम होता है, 0 डिग्री पे भी मैक्सिमम होता है
180 डिग्री पे भी मैक्सिमम होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि सर यहां पे क्यों मैक्सिमम है? अगर मैक्सिमम है तो फिर इसकी फिजिक्स क्या है? यहां पे भी सर मैक्सिमम है और वन एंगल कितने का है आपके पास? 180 डिग्री। तो इसकी फिजिक्स क्या है? अब सुने, वो कहता है कि जब आपके पास एंगल आपके पास 0 डिग्री का तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है, लेकिन ऐसे फ्लक्स को हम कहते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। क्या कहते हैं? पॉजिटिव फ्लक्स कहते हैं। और जब आपके पास एंगल 180 का हो तो उसको हम कहते हैं, मैक्सिमम तो होता है लेकिन कौन सा फ्लक्स होता है आपके पास? नेगेटिव फ्लक्स। सर अब इस नेगेटिव फ्लक्स का क्या मतलब है, इस पॉजिटिव फ्लक्स का क्या मतलब है? तो इसको जरा समझते हैं बच्चे कि जब फ्लक्स आपके पास पॉजिटिव हो तो इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं फ्लक्स इमर्ज। क्या कहते हैं इसको? फ्लक्स इमर्ज। और जब आपके पास फ्लक्स नेगेटिव हो तो हम इसको कहते हैं फ्लक्स सिंक। फ्लक्स सिंक। फ्लक्स सिंक का क्या मतलब है और फ्लक्स इमर्ज का क्या मतलब है? याद रखे बच्चे कि फ्लक्स इमर्ज का मतलब ये है कि फील्ड लाइनें एरिया से निकल रही है। फ्लक्स इमर्ज का क्या मतलब है आपके पास? कि फील्ड लाइनें आपके पास एरिया से निकल रही है। इसको भी नोट कर लें, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस। कभी कभी ये क्वेश्चन आता रहता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें सरफेस को लीव कर रही है तो वो फ्लक्स कौन सा होगा? वो फ्लक्स आपके पास पॉजिटिव होगा और इसको हम कहते हैं फ्लक्स इमर्ज। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इंटर हो रही है, एंटरिंग द सरफेस, तो हम कहते हैं कि ये फ्लक्स आपके पास क्या है? नेगेटिव। इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आता रहता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस में इंटर हो रही है तो ऐसे फ्लक्स को हम नेगेटिव फ्लक्स लेते हैं। होता मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव, तो ऐसे फ्लक्स को हम फ्लक्स लिंक कहते हैं और सिंक कहते हैं, या हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर हो रही। रह गई ये 90 की बात। यहां पे दो सिचुएशंस है। जब भी आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं और एरिया वेक्टर जो है ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? आपके पास 0 होता है। अब ये 0 का फिजिक्स सीखें। 0 की फिजिक्स ये है कि जितनी फील्ड लाइन है, इसको जरा नोट करें, एज मेनी लाइन्स entering the surface are equal to as many lines leaving the surface। याद रखें बच्चे, ये इस पॉइंट में भी आपको समझाने जा रहा हूं कि हमारे पास एक एरिया है, ये क्लोज एरिया है। यहां से मैंने क्या कर दिया है? 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास हो रही है, इंटर हो रही है, और यहां से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या हो रही हैं? निकल रही हैं। और आपसे कहते हैं कि इस रेड एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? तो इस रेड एरिया में भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कौन सा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो किसके बराबर होगा? आपके पास 0 के बराबर। अब यहां पे तो एंगल 90 का भी नहीं है, तो याद रखे बच्चे, एक उस वक्त आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है जब आपके पास एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया के दरमियान कितने का बन रहा हो? 90 का बन रहा। और दूसरा केस, जितनी फील्ड लाइनें, एज मैनी लाइंस एंटरिंग द सरफेस, कितनी लाइनें इंटर हो रही हैं? 4, और लिविंग कितनी है आपके पास? 4। तो जब ये दोनों लाइनें क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो वहां पे भी फ्लक्स क्या होता है? आपके पास 0 ही होता है। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लेक्चर, जो कि इंतहाई अहम था। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर पे जा रहे हैं, गाउस लॉ, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो लिहाजा इस नेक्स्ट लेक्चर को भी मिस ना करें, और ये जो लेक्चर है इसको भी पूरे एहतियात से देखें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।